Hello students, as we know chapter 6 which is computer networking has started and still going on. In previous video we have discussed about transmission medium and its two types, guided medium and unguided medium with example. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. And the topic is network protocols. So what are protocols? Protocols are nothing but a sets of rules. We live in a world where millions of people speak hundreds of different languages. We would never have been able to communicate worldwide if there were no standards governing the way we communicate. तो होता क्या है कि अभी एक ऐसे वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज यूज करते हैं. तो अगर ऐसा कोई रूल नहीं होता या गवर्न ऐसा कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होता तो क्या होता, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते. दिस स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट सेट्स ऑफ रूल विच आर फॉलोड बाय एवरीवन. और ये जो स्टैंडर्ड ये कुछ नहीं होता, ये रूल होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, जो सबके द्वारा फॉलो किए जाते हैं. Similarly, these are specific rules. They are specific rules which determine how the data should be transferred over the internet, compressed, presented on the screen and so on. तो ऐसे सेम बिल्कुल ऐसे ही आपके इंटरनेट पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स डिटरमाइन किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट पे आपके डाटा कैसे, कितने डाटा ट्रांसफ़र होने चाहिए, कैसे ट्रांसफ़र होने चाहिए, कौन से डाटा कंप्रेस होनी चाहिए और कौन से डाटा स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए, किस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए, और भी बहुत चीज़ें हैं. दिस सेट्स ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल. और ये सारी जो सेट्स हैं, ये सारे जो सेट्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं डाटा कैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, फिर हाउ टू प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, ये सारा कुछ जो डिटरमाइन करते हैं ये सेट्स ऑफ रूल आपके प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं. So now let's discuss on some example of protocol. On the first one is TCP and IP. Transmission, TCP and IP stands for Transmission Control Protocol, Internet or Internet Protocol. It is the basic communication protocol of the Internet. तो TCP IP क्या है? ये आपका जो कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, ये आपका बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, विच मीन्स थ्रू इंटरनेट अगर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ TCP एंड IP प्रोटोकॉल, हम TCP और IP प्रोटोकॉल के हेल्प से ही इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर पाते हैं. TCP and IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol, is two-layer program. The higher layer TCP manages the breaking down and assembling of the data, whereas the lower layer if IP is responsible for the accurate delivery of the data over the internet. Which means आपका जो TCP and IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका ये दो लेयर का प्रोग्राम है, जिसमें कि फर्स्ट लेयर जो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, आपके डाटा को ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसको पहले छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है एंड देन आफ्टर वो उसको असेंबल भी करता है. विच मीन्स आफ्टर जब आप वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे फिर सारे जो पैकेट्स को डाटा को जो पैकेट्स में वो ब्रेक करता है, वो ब्रेक डाटा को फिर से वो असेंबल करके पूरा एक मैसेज में कन्वर्ट करता है. एंड द लोअर लेयर विच मीन्स IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूरेट डिलीवरी. विच मीन्स आप जो मैसेज सेंड करते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, वो आपके सही डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल की होती है, IP की होती है. So to understand TCP and IP, we have to understand working of TCP and IP. हमें इसका कार्य, इसका जो काम, कैसे ये काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये हमें समझने की जरूरत होती है. The information that we send through the internet is broken into packets by TCP using the technique of packet switching. तो इस विच आई ऑलरेडी सेड कि आपको TCP IP को समझने के लिए इनकी वर्किंग को समझने की ज़रूरत है, कैसे काम करता है ये समझने की ज़रूरत है. तो होता क्या है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, कोई मैसेज सेंड करते हैं, जो भी हम इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू, तो वो TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को थोड़े थोड़े पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में वो ब्रेक करता है यूजिंग पैकेट स्विचिंग टेक्निक. पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज करके आपके डाटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में वो ब्रेक करता है. And then the IP is responsible for sending these packets to the right address by assigning them a sequence number. उसके बाद क्या होता है, जब आपका ये TCP प्रोटोकॉल जब आपके डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देता है, तो ये IP प्रोटोकॉल जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो ये डिटरमाइन करता है कि वो जो पैकेट्स हैं, छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, वो सही एड्रेस पे
डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, वो जहाँ पे उनको जाना है मैसेज, अब जिधर इनको सेंड करो वो उनके पास जाते हैं कि नहीं, और एक सीक्वेंस नंबर में वो वहाँ पे डाटा आपके वो डिलीवर होते हैं. व्हेन द इंफॉर्मेशन पैकेट रीच द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, द टीसीपी विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग अगेन असेंबल द पैकेट इनटू अ सिंगल मैसेज. और फिर जब आपका जो सारा जो एक मैसेज जिसको पहले टीसीपी ब्रेक डाउन करके एक पैकेट में कन्वर्ट करता है, जब वो राइट डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है जहां आपको मैसेज सेंड करना होता है, जब वहां पहुंच जाता है तो फिर टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उस सारे पैकेट्स को एक साथ असेंबल करके, एक साथ कंबाइन करके एक पूरे मैसेज में वो कन्वर्ट करता है, चेंज करता है. तो इस ये पूरा एक प्रोसेस होता है टीसीपी और आईपी का. ये वर्किंग ऑफ टीसीपी आईपी यही आपका है, जो कि ये समझाता है कि ये जो दो प्रोटोकॉल है टीसीपी एंड आईपी, ये दोनों एक साथ काम करते हैं. पहले टीसीपी क्या करता है, आपके सारे डाटा को ब्रेक्स डाउन करता है, पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और फिर आईपी उस पैकेट्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक डिलीवर करता है. और आफ्टर डिलीवरिंग, जब डाटा डिलीवर हो जाता है करेक्ट डेस्टिनेशन पे, देन अगेन टीसीपी उस सारे पैकेट्स को, डाटा जो पैकेट्स में कन्वर्ट किया होता है, उस सारे पैकेट्स को एक जगह कंबाइन करके उसको फिर वो एक पूरा आपका एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट करता है, अगेन असेंबल करता है सिंगल मैसेज में. तो और अगर इसको बहुत जनरल एग्जाम्पल में समझते हो तो आप ऐसे समझो कि जब कभी आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो, एक घर से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर रहे होते हो, तो क्या होता है, जस्ट आप एग्जांपल, आपका जो बेड होता है उसको आप जैसा आपका बेड आप एज इट इज़, तो उसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, आप पहले बेड को ब्रेक डाउन करते हो, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करते हो, ताकि आप आसानी से आप उस बेड को आप दूसरे डेस्टिनेशन पे ले जाते हो. और आफ्टर जब, और ये जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है जगह पे, ये आईपी प्रोटोकॉल कर रहा होता है. एंड आफ्टर जब आप डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो तो फिर से बेड के जो पार्ट्स होते हैं उनको असेंबल करके पूरा कंप्लीट बेड तैयार करते हो. तो सेम आपका यहाँ पे आईसीपी और टीसीपी एंड आईपी का काम होता है. टीसीपी क्या करता है, आपके डाटा को पहले ब्रेक्स करता है, पैकेट में कन्वर्ट करता है. देन आईपी उस पैकेट्स को राइट डेस्टिनेशन पे डिलीवर करता है. एंड आफ्टर डिलीवरी जब डिलीवर हो जाता है तो टीसीपी फिर वो सारे पैकेट्स को एक जगह असेंबल करके कंप्लीट मैसेज में कन्वर्ट करता है. So I hope you can understand about TCP and IP. I now move to the next topic, which is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. The HTTP is an acronym for Hypertext Transfer Protocol, or you can say HTTP is a short form of Hypertext Transfer Protocol. ये Hypertext Transfer Protocol का short form आपका HTTP है. HTTP is the standard protocol used by the World Wide Web, or simply you can say web. आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो यूज होता है वर्ल्ड वाइड में, और यू कैन से इंटरनेट पे जो यूज सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोटोकॉल है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो वो HTTP जो यूज होता है. इट डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट प्रोग्राम्स एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट एंड डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड. तो ये जो HTTP करता है क्या, ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन या जो प्रोग्राम है, ये एक्सचेंज आपके इंटरनेट पे कैसे एक्सचेंज हो रहा होता है, और जितने भी मैसेजेस हैं वो फॉर्मेट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं वो कैसे हो रहे होते हैं. HTTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, और यू कैन से HTTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग वेब पेजेज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट पर जब वेब पेज एक्सेस करते हो, लाइक यूट्यूब, गूगल, याहू, कोई भी वेब पेज आप एक्सेस करते हो, तो सारे वेब पेज को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी HTTP की होती है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सारे वेब पेजेस को एक्सेस कर पाओ इंटरनेट पे. सो दिस इज अबाउट HTTP. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. FTP is an acronym for File Transfer Protocol. FTP is a protocol that is used to transfer files among users over the internet. तो FTP प्रोटोकॉल क्या है, ये इसको सिंपली यूज किया जाता है आपके यूजर्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. इस FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है. फाइल ट्रांसफर सिंपली मीन्स सेंडिंग अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. FTP uses TCP/IP protocol to upload or download files to our computer from other sources. तो पहला तो फाइल ट्रांसफ़र का मतलब ये होगा, फाइल ट्रांसफ़र का किसी भी डाटा को किसी कॉपी को सेंड करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. तो जनरली होता क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपके TCP और IP प्रोटोकॉल की हेल्प से डाटा को ट्रांसफ़र करता है. TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से डाटा ट्रांसफ़र करता है. इन सिंपल वर्ड वी कैन ऑल्सो से FTP और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट.
ओवर TCP/IP प्रोटोकॉल। तो अगर वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप ऐसे कर सकते हो कि TCP FTP प्रोटोकॉल जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फाइल टू एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो फाइल हम एक्सचेंज करते हैं वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेल्प से ही करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं ऑन द ओवर द इंटरनेट। So now come to the next, which is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is an acronym for Simple Mail Transfer Protocol. आपका SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन 2 और मोर सर्वर्स। ये जो आपका SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका बहुत कॉमन प्रोटोकॉल जिसके हेल्प से आप मेल्स को ईमेल्स को आप सेंड करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या फिर ऐसे कर सकते हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप सेंड करते हो मेल्स को। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग ईमेल, SMTP आल्सो प्रोवाइड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इनकमिंग मेल्स। सिर्फ मेल को ट्रांसफ़र करना, सेंड करने का ही काम नहीं होता है SMTP का। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम सिर्फ मेल सेंड करना नहीं होता है, ये आपके जो भी इनकमिंग मेल्स होते हैं, जो आपके मेल्स आ रहे होते हैं, उनकी नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करना होता है। However, SMTP कैन नॉट ट्रांसमिट पिक्चर, साउंड और मूवीज। आपको, लेकिन आपका ये चीज़ कम्प्लीटली ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट ओनली, कैपेबल ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट ओनली। तो क्या होता है SMTP, थ्रू SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वी कैन ओनली सेंड टेक्स्ट ओनली। हम लोग सिर्फ टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मूवीज़ को, साउंड को, पिक्चर को ट्रांसमिट करने के में कैपेबल नहीं होता है। SMTP प्रोटोकॉल आपके पिक्चर्स, मूवीज, ऑडियो को ट्रांसफ़र करने में कैपेबल नहीं होता है। It has limited ability to queue the message at the receiver ends. Hence, we need some other protocol for email retrieval. तो होता क्या है कि आप SMTP के हेल्प से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेल्प से मेल सेंड तो कर पाते हो, बट ये क्या करता है, रिसीवर जहाँ पे आप मेल सेंड करते हो वहाँ पे क्यू में ये रेडी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे रिसीव नहीं कर पाता, सिर्फ वो क्यू में रेडी हो जाता है। तो मैसेज को रिसीव करने के लिए, मेल्स को रिसीव करने के लिए हमें कुछ और प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज अबाउट SMTP. Now come to the next topic, which is IMAP and POP. As we have discussed, SMTP is only used for sending emails, but to retrieve emails we need some other protocol. जैसा अभी थोड़े पहले हम डिस्कस किए कि आपका जो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो सिर्फ आपके मेल्स को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो आपके मेल्स को सेंड करता है और फिर रिसीवर के एंड पे वो क्यू में तैयार हो जाता है, बट वो मैसेज रिट्रीव करने के लिए यूज नहीं हो पाता है। तो हमें मैसेज रिट्रीव करने के लिए, मैसेज एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो IMAP, Internet Message Access Protocol, and POP, Post Office Protocol, are the most popular protocol for retrieving emails. तो इसीलिए जो आपका IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, ये क्या है, ये आपकी मैसेज रिट्रीव करने के लिए मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो यूज किए जाते हैं मैसेज रिट्रीव करने के लिए। So this is about network protocols. Now let's move to further, and the next topic is cloud computing. And here you can see this is cloud computing. So what is cloud computing? Cloud is something that is present at a remote location. तो आप इसको बहुत जनरल टर्म में अगर इसको समझो तो एक ऐसा है, क्लाउड एक ऐसा टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो जो कि आपको रिमोट लोकेशन में, आप कहीं भी उसको एक्सेस कर दो, रिमोट लोकेशन में आपको वो एक्सेसिबल होता है। इन कस्टमर ओरिएंटेड डिफिनेशन, अगर आप यूजर ओरिएंटेड डिफिनेशन देख लो, यूजर क्या सोचता है इसके बारे में, कस्टमर क्या सोचती है, या हम आप क्या सोचते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो इसकी जो आज तक कंप्यूटर, या अगर हम यूजर से पूछते हैं तो क्या होता है कि आपके जो यूजर्स होते हैं वो जनरली 4 पॉइंट पर ध्यान देते हैं ज़्यादा। और वो 4 पॉइंट क्या है, एनी टाइम, एनी वेयर, विथ एनी डिवाइस एंड एक्सेसिंग एनी सर्विस। आपके जो यूजर, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से आप उनसे डिफिनेशन पे आप अगर बात करते हो कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू यूजर ओरिएंटेड, आप यूजर ओरिएंटेशन, आप यूजर क्या सोचता है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो यूजर ध्यान देता है। फर्स्ट वन इज एनी टाइम, सेकेंड वन इज एनी वेयर, थर्ड वन इज विथ एनी डिवाइस, एंड फोर्थ वन इज एक्सेसिंग एनी सर्विस। विच सिंपली मीन्स क्लाउड इज नथिंग बट वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम। इसका सिंपल अगर बहुत अच्छे से इसको समझे तो ये जो 4 पॉइंट है उसको आप ऐसे एक्सेस कर पाते हो, रीड कर पाते हो। क्लाउड इज नथिंग बट वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम, which means we if you are using data on the cloud we can access it any time। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप इसको सिंपल में समझ रहे हो तो क्लाउड ऐसा टेक्नोलॉजी इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो।
anywhere we can access our data with any services, either the laptop or with any devices, either the laptop or mobile phone. तो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस करते हो, कहीं भी आप जहाँ भी आप इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर सकते हो विथ एनी डिवाइस, विच मीन्स लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, आप किसी भी डिवाइस से उस क्लाउड कंप्यूटिंग को आप एक्सेस कर पाते हो. इफ़ इंटरनेट इज़ देयर वी कैन एक्सेस इट विथ एनी डिवाइस. And the most important, by using cloud computing we can access any services. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह के सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं. वी कैन एक्सेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या और कैन से स्टोरेज एज अ सर्विस, एंड वी कैन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. हम ये सारी चीज़ों को हम एक साथ यूज कर पाते हैं. लाइक प्लेटफॉर्म मतलब कि आप क्लाउड कंप्यूटर को एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटर को आप एज ए प्लेटफॉर्म स्टोरेज यूज कर सकते हो, फिर क्लाउड कंप्यूटर को आप एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. आप जैसे भी चाहो आप क्लाउड कंप्यूटर को यूज कर सकते हो. तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. अकॉर्डिंग टू यूजर ओरिएंटेशन, आप क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जैसे आप एनी टाइम आप यूज़ कर सकते हो, एनी वेयर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, विथ एनी डिवाइस, आप किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हो, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग, यू कैन एक्सेस एनी सर्विस. आप किसी भी सर्विस को आप किसी भी सर्विस को आप एक्सेस कर पाते हो. लाइक आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एज ए स्टोरेज एक्सेस कर पाते हो, क्लाउड कंप्यूटर को एज ए प्लेटफॉर्म एक्सेस कर पाते हो, और क्लाउड कंप्यूटिंग को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस कर पाते हो. इन फर्दर क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी कैटेगरी, और आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. आपका क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आपका दो वर्ड्स में बना हुआ होता है, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग. क्लाउड इज ए मेटा फॉर ऑफ एन इंटरनेट, हेंस इट इज कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट. तो क्लाउड को अगर बहुत जनरल समझ, तो ये आपका क्या इंटरनेट का एक पार्ट आप कह सकते हो, रूप कह सकते हो क्या होता है. इसलिए ये आप इसको आप कह सकते हो कि इंटरनेट पे हम कंप्यूटिंग करते हैं, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का है. इट इज अ कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट, विच मीन्स आप कंप्यूटर पर डाटा स्टोर कर सकते हो, डाटा मैनिपुलेट करते हो, डाटा एडिट करते हो, जो कुछ भी आप कंप्यूटर पर करते हो वो आप थ्रू इंटरनेट कर सकते हो. Thus, cloud computing refers to manipulating, configuring, and accessing the application online. It offers online data storage, infrastructure, and application. Which means आप through cloud computing can also store your data on internet. आप इंटरनेट पे डाटा स्टोर कर सकते हो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. तो जनरली जीमेल जो आपका होता है, ये आपका मोस्ट कॉमनली क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको आप यूज कर रहे होते हो. तो जनरली आपको जीमेल जो है 15 GB डाटा जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड करता है फ्री. आप फ्री एक्सेस कर पा सकते हो, 15 GB का डाटा जो आप है फ्री एक्सेस कर पाते हो. बट जैसे ही आपका डाटा जो है स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 15 GB से एक्सीड करती है, बढ़ती है, तो फिर आप पे करना होता है. और फिर जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप पे करो, और फिर आप डाटा फिर भी आप एक्सेस कर पाते हो. याहू मेल, हॉटमेल, जीमेल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. So in further, cloud computing can be categorized in 4 different categories based on their ownership, size and access. तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम 4 डिफरेंट टाइप पार्ट्स में हम कैटेगरी में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं उनके ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और एक्सेस के अकॉर्डिंग. एंड दीज आर पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड. So now let's discuss each of them one by one. And the first one is public cloud. A public cloud is a type of computing in which service provider makes resources available to the public via इंटरनेट. तो पब्लिक क्लाउड क्या है कि एक ऐसा आपका कंप्यूटिंग इसमें कि जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक के लिए ओपन होता है, पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है एनी टाइम एनी वेयर. ए पब्लिक क्लाउड इज प्रोवाइड टू ओपन यूज बाई the general public. It has no boundaries and the no cloud infrastructure used by anyone and the cloud infrastructure used by anyone anywhere over the internet. तो पब्लिक क्लाउड क्या है आपका कि ये एक ऐसा है कि ओपन फॉर पब्लिक, आप ऐसे कर सकते हो ओपन फॉर पब्लिक, ये पब्लिक के लिए खुला होता है, जिसे कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है. इसके लिए कोई आपको अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती पब्लिक क्लाउड को एक्सेस करने के लिए. आप कभी भी किसी तरह से भी आपको किसी कंप्यूटिंग डिवाइस आप इसको एक्सेस कर पाते हो. ये कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करता, या कोई भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कोई भी इसे कभी भी यूज कर सकता है. सो दिस इज अबाउट पब्लिक क्लाउड. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज प्राइवेट क्लाउड. A private cloud is owned and used by a single organization over a private network. It centralizes the resources organization so that they can access easily by its various departments and offices at different locations. तो प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ, ये जस्ट अपोजिट पब्लिक क्लाउड आप कह सकते हो उसको. पब्लिक क्लाउड क्या था, ये ओपन फॉर एवरीवन, सब पब्लिक के लिए ओपन खुला था, वो जिसे कोई भी कभी भी एक्सेस कर पाता था. बट प्राइवेट क्लाउड क्या है, ये सिर्फ एक ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन कर पाती, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर पाती है ओवर
मतलब एज ए प्राइवेट नेटवर्क इसको एक्सेस कर पाती है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास उस क्लाउड की अथॉरिटी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ उस प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकता है बाय द, और बाकी कोई भी इसको पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये क्या करता है प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जितना भी रिसोर्सेज होता है उसको सेंट्रलाइज कर लेता है ताकि उसकी ही उस प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ही डिपार्टमेंट कभी भी उसको एक्सेस कर पाते हैं, वो भी एनी टाइम एनी वे विथ एनी डिवाइस। इस तरह से ये सारी फैसिलिटी वो एक्सेस करते हैं। लाइक वो क्लाउड कंप्यूटिंग को वो कभी भी यूज़ कर पाते हैं, किसी टाइम भी यूज़ कर पाते हैं, कहीं से भी यूज़ कर पाते हैं और किसी भी डिवाइस से यूज़ कर पाते हैं। बट डिफरेंट इतना है कि यहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग को ओन की रहती है, जो अब जिनके पास उसकी अथॉरिटी होती है, सिर्फ वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर पाती है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट विच इज हाइब्रिड क्लाउड। ए हाइब्रिड क्लाउड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है, आपका प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। विच मीन्स ये क्या किया है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उनको एक साथ करके एक नया क्लाउड बनाया, वो आपका है हाइब्रिड क्लाउड। This type of cloud efforts benefits from multiple deployment model as such as control environment in private cloud and rapid elasticity of public cloud। तो ये क्या होता है हाइब्रिड क्लाउड में जनरली होता है क्या कि ये आपका पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का कम्बिनेशन है। तो ये दोनों क्लाउड पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों की जो बेनिफिट्स होती हैं, जो एडवांटेज होता है, उसको ये लेके एक क्लाउड तैयार किया गया जो आपका हाइब्रिड क्लाउड है। और इसमें क्या होता है कि ये आपकी इसको फॉर एग्जांपल आप समझो तो ये आपको प्राइवेट क्लाउड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि और पब्लिक क्लाउड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसकी ये लो कॉस्ट होता है इसमें, मतलब आपके जो कॉस्ट सेविंग होता है, इसमें खर्चे ज़्यादा नहीं होते। ये आपका पब्लिक क्लाउड का ये बेनिफिट एक यूज कर, बहुत सारी बेनिफिट जो पब्लिक क्लाउड का यूज करता है, जिसमें से एक है कॉस्ट सेविंग, आपके पैसे को ये बचाता है। और पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड की बहुत सारी जो बेनिफिट्स और एडवांटेज है उसको भी ये एक जगह यूज करता है, जिसमें से एक है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये आपका हाइब्रिड क्लाउड क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड इज प्रोवाइड फॉर यूज बाय ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हु शेयर द सेम कंसर्न। तो कम्युनिटी क्लाउड ये होता है कि इसमें जो वैसे ऑर्गेनाइजेशन इस क्लाउड को एक्सेस कर पाते हैं जो सेम डाटा, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं जो कि सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो भी, मतलब सेम फैसिलिटी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ये कम्युनिटी होते हैं जो कि आपके इस कम्युनिटी क्लाउड को एक्सेस कर पाते हैं। इट मे बी ओन मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी और ए थर्ड पार्टी। तो जनरली ये होता है क्या कि सिर्फ एक पार्टी ने, एक से ज़्यादा पार्टी इसको ऑर्गेनाइज कर ऑपरेट कर पाती है, मैनेज कर पाती है, ओन कर पाती है। ये डिपेंड करता है उन पर कि उतने कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन इसको चाहते हैं कम्युनिटी क्लाउड को एक्सेस करना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटिंग क्लाउड एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। Now come to the advantage of cloud computing. What is the advantage of cloud computing? And the first one is cost saving. तो कॉस्ट सेविंग इसलिए क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होती स्टोरेज के लिए या फिर आपको एक्सेस करने के लिए। आपको सिंपल सा आपको ये क्या करता है, आपको नॉर्मल कंप्यूटर के साथ आप यूज़ करते हो और फिर आपका ये स्टोरेज के लिए आपके एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है जहाँ पे आपको बड़ी स्टोरेज ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको आप सेव आप फिर लाइक फॉर एग्जांपल आप पब्लिक क्लाउड को यूज करते हो तो वहाँ पे जीमेल में आप 15 GB के जो डाटा होता है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एक्सीड करते हो तो फिर आपको उसकी पे करनी पड़ती है। बट 15 GB के डाटा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर होता है। लेकिन अगर आप इन जनरल आप यूज़ करो तो आपको सारे डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ आपको नहीं पड़ती। तो कॉस्ट सेविंग भी होता है। और आप फिर अगर 15 GB से एक्सीड करती है तो फिर अकॉर्डिंग टू आपके जो डाटा आप जितना आपके डाटा है उसके अकॉर्डिंग बस पे करना होता है। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग मच मोर रिलायबल व्हेन इट कम्स टू डाटा मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये आपका रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा, आप इसको ट्रस्ट वर्दी कह सकते हो क्योंकि ये इसमें जनरली अगर आप किसी दूसरी जगह डाटा स्टोर कर सकते हो किसी भी ड्राइव में या डिवाइस में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि वो आपका डाटा करप्ट हो जाए या फिर बैकअप नहीं मिल पाए आपको, ऐसा कुछ। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि बैकअप आसानी से आप इससे आप एक्सेस कर पाते हो, ये डाटा को आसानी से मैनेज कर पाता है, फिर रिकवरी भी फेलियर होता है उसको रिकवर भी आसानी से कर पाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक ये प्रोवाइड करता है कि आपके पास यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी डाटा को, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते हो। आपको बस क्या कर, यूजर कैन ऑल्सो चूज अमंग द पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड डिपेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी नीड्स। अगर आपको सिक्योरिटी, जैसे आपको अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो आप पब्लिक क्लाउड यूज़ करो, जैसे कोई भी कभी भी एक्सेस कर पाता है। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो प्राइवेट, या फिर अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि सिक्योरिटी प्राइवेट वाली हो और एक्सेसिबिलिटी आपकी पब्लिक वाली हो, तो आप हाइब्रिड अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबिलिटी। Cloud allow easy access to cloud-based service and application through internet enablers such as desktop, laptop, tablet और मोबाइल फ़ोन। विच मीन्स आप क्लाउड कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर पाते हो। विच मीन्स आप विथ एनी डिवाइस, आप कहते हैं ना कि किसी भी डिवाइस, लाइक लैपटॉप, ज़रूरी नहीं कि आप लैपटॉप से ही क्लाउड कंप्यूटिंग कर सको, डाटा स्टोर कर सको ये क्लाउड कंप्यूटिंग में, लेकिन आप मोबाइल से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, स्मार्टफोन, किसी चीज़ से भी आप कर सकते हो। So this is your advantage of cloud computing. Now come to the next, which is disadvantage of cloud computing. And the first one is technical issues. Cloud may provide accessibility to service and application anytime and from anywhere, but there are times when this system encounters serious technical problem. तो आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटर आपको सारी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है, पर इसमें भी कुछ सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि टू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग यू हैव टू हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, तो आप अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। Although cloud service provider implement the best security standard encryption method, but storing the company's sensitive data, important file on third party provider always opens up security risk. ऐसे तो आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हम है जिसमें आपके कुछ सारे डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटा, सेंसिटिव डाटा आपका सही से सिक्योर रहते हैं, बट फिर भी ये थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी रिस्क में होता है कि आपके कोई थर्ड पार्टी आपके डाटा को एक्सेस कर ले। एंड द नेक्स्ट वन इज वेंडर लॉक इन। Although cloud service provider assure that the cloud will be flexible to use and integrate, but switching from one cloud service to another is not so simple. It may lead to portability and support issues. It is the same as switching from one mobile service to another, or like switching from Android to iOS in mobile phone. तो इसमें आपको ये प्रोवाइड तो करता है कि फ्लेक्सिबल होता है, बट एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में स्विच करने के लिए बहुत आसान नहीं होता, ये थोड़ा टफ हो जाता है। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज लिमिटेड कंट्रोल। Since the cloud infrastructure is entirely owned and managed and monitored by the service provider, the consumer has very little control over the application, data and service. तो जैसे ही आप क्या करते हो, आपका जो डाटा होता है, एप्लीकेशन होता है, ये सारा आपका सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मॉनिटर किया जाता है या मैनेज किया जाता है। तो कंज्यूमर का जो कंट्रोल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, वो बहुत ना के बराबर ही रह जाता है। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 6 will be discussed in next class, next video. Thank you.